अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कराची के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस पर हमने देखा कि कल भी सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर इस पर बात हुई और आज भी इस पर बात की गई और साथ ही साथ जो सेफ्टी मेयर्स के हवाले से एक नुक्ता था उस पर भी जोर दिया गया। हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो भी सामने आ रहा है कि जानबूझकर जो सियासत इस मामले पर करके 18वीं तरमीम की तरफ ये मामला जो है वो लाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी बात की गई और उन्होंने कहा कि जो मौजूदा ढांचा है इस ढांचे के साथ जो कराची के इंतज़ामात हैं उनको संभालना और बेहतर बनाना जो है वो शायद मुमकिन नहीं होगा। हमने पहले भी MQM का मौक़िफ़ भी सुना, फिर CM सिंध की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वो तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी MQM ये मुतालबा कर रही है कि जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए इस वाक़े के बाद भी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम मुतालबा था अपोजिशन लीडर्स की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, अब कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट बतौर अपोजिशन लीडर के बाद आज सेनेट के अंदर भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के जो अपॉइंटमेंट है अपोजिशन लीडर के तौर पर वो हो गई है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी मुतालबा किया है कि अब आगे बढ़ना चाहिए और इमरान खान साहब समेत जो भी सियासी इस वक्त रहनुमा कैद में हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। आम माफ़ी की बात की गई है और कहा गया है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ मुलाकात भी हुई। फिर कौमी असम्बली के अंदर आज तलाल चौधरी साहब ने एक अहम बयान दिया है दहशतगर्दी के हवाले से। जो PTI का मौक़िफ़ है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शेख वक़ास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हम ये अपोजिशन लीडर के मामले से सर शुरू करते हैं कि ये एक अहम आपका मुतालबा था जो कि मान लिया गया है। अब आगे ज़रा आप देख रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात के हवाले से, खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से इसी तरह कोई बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ा जाए? देखिए जी, पहली बात यह है कि जो अपोजिशन लीडर का हमारा मुतालबा था, आप तो ऐसे कह रहे हैं मान लिया गया है कि जैसे कोई हम पे एहसान किया गया है, जैसे हम कोई नाहक बात कर रहे थे। जी। अपोजिशन लीडर अपोजिशन का ही राइट होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात थी। हम ये समझते हैं कि इसको इतना लेट करके नोटिफिकेशन करना ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। जो इन्होंने किया है वो इनको पहले कर देना चाहिए था। जमहूरी निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम में ये हमारा ही राइट था। हम पे किसी ने कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने उनको ये काम पहले कर देना चाहिए था। तो दैट्स दैट। जी। जहाँ तक आपने कहा कि मुलाकातों के हवाले से बिल्कुल मुलाकातें खुलनी चाहिए। आइसोलेशन हैज़ बिन टू लॉन्ग। हमारे लोग हर मंगल को जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। अब वो मुलाकात ना होने को प्रोटेस्ट करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सी सियासी हिकमत अमली है जिसके तहत ये हर मंगल को अपने लिए तमाशा बनाते हैं और हमारे लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे लिए तो एक ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पहुँचना और अपनी जो है सॉलिडारिटी शो करना इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकातें रोकने के हवाले से। तो ये अगर अक्लमंद हो तो इनको तो चाहिए कि ये फौरी सियासी हों, तो इनको फौरी मुलाकातें खोल देनी चाहिए। हमेशा जिस चीज़ को आप दबाते हैं वो चीज़ उतना उठती है, उतना उसका रिएक्शन आता है। तो मुलाकातें तो अल्टीमेटली होनी ही होनी है। आज नहीं थे कल, कल नहीं थे परसों, और वहाँ पे जो बिल्डअप है वो बढ़ता जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों उसके अच्छा। ऊपर मुलाकात के हवाले से बिल्कुल उस पे बात होनी चाहिए। तो सर ये जो आज एक PTI का डेलीगेशन था उनकी मुलाकात भी हुई है चेयरमैन सेनेट के साथ, तो आपके पास कोई सर इतलात हैं कि जैसे हाल ही में राना सनाउल्लाह साहब ने भी तजवीज़ दी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, या आज जो मुलाकात हुई है तो अब कोई मुज़ाकरात की तरफ मामला बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा है सर, या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है? पीटीआई के वक्त के हाथ में या किसी वक्त के फॉर दैट मैटर, खसूसन विच इज़ ओनली पीटीआई, वो खान ने उनके से ये ठीक इख्तियार है। जो है वो लेके तो वो टीटीएपी के सरबरा अचकज़ई साहब के हवाले किया। अगर वो जाके कोई बात करना चाहते हैं और ये फैसला करते हैं तो पीटीआई समझती है कि वो इन लाइन विद द खान साहब डायरेक्शन है, और पीटीआई ऑन इट्स ओन कोई इजाज़त नहीं है किसी से बात करने की उनके पार्टी लीडर की तरफ से।
ठीक है। शेख साहब, एक नुक्ता आज तलाल चौधरी साहब ने कौमी असम्बली के अंदर रखा था और आपके इल्म में भी है कि पहले भी पीटीआई के ऊपर एक तनकीद हो रही है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि पीटीआई रुकावट है। इस तरह के बयानात यकीनन आपकी नज़र से गुजरे भी होंगे। आज मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि पीटीआई के एक वज़ीर आला, जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम जो है उनको कहा कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो एम क्यू एम नहीं, माजरत, ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग या JUIF जो है वो नहीं बनना चाहते। आप इस बयान पर सर क्या कमेंट करेंगे? पहली बात तो यह है कि इनके पास मेरे इल्म में तो इस किस्म का चीफ मिनिस्टर केपी का कोई बयान मेरे इल्म में नहीं है। अगर वो पब्लिकली आया है तो मेरी नज़रों से नहीं गुजर रहा है। मैं नहीं समझता कि वो इस किस्म का बयान दे सकते हैं कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। हम दहशतगर्दी के भी खिलाफ हैं, हम दहशतगर्दों के भी खिलाफ हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो विक्टिम रही है हमेशा दहशतगर्दी का। पिछले 13 साल में जो दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, जो दहशतगर्दियाँ हुई हैं, वो हमारे लोगों के खिलाफ हुई हैं, हमारे वोटर के खिलाफ हुई हैं, हमारे वोट बैंक के खिलाफ हुई हैं। तालिबान ने अगर यहाँ की कार्रवाइयाँ की हैं तो हमारी हुकूमत में हमारी अवाम के खिलाफ की हैं। तो वी आर द विक्टिम्स। हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स, हमारे सिटिंग MPs, हमारी तहसीलों के सदर, हमारे यूथ के सदर अभी माजी करीब में भी इसी दहशतगर्दी का शिकार होते रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं उसमें ANP और उसमें पीपल्स पार्टी और नून तो खैर किसी गिनती में नहीं आते हैं इस खाते में। हाँ, बिल्कुल ये सोच पाई जाती है कि जब ऐसी दहशतगर्दियाँ होती हैं और फिर वो नहीं रुकती हैं, या कोई जो ऑपरेशंस होते हैं और वो हुकूमतें उसके अंदर शामिल नहीं होती, या एक जॉइंट ओनरशिप नहीं होती, तो उसका जो शॉर्टफॉल होता है वो ये होता है कि उससे लोग मुंतकिम हो जाते हैं, और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सोच पाई जाती है, और KP के तहरीक इंसाफ के उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, और इमरान खान साहब भी अंदर कह चुके हैं कि अगर आप इस पे कोई इफेक्टिव किरदार अदा नहीं करेंगे तो आपका हशर इस सूबे में वही हो सकता है जो ANP का हुआ था। क्योंकि जब ANP अपना इफेक्टिव किरदार दहशतगर्दी के हवाले से अदा न कर सकी, और उसमें फिर ये हुआ था कि लोग उनसे दूर हो गए थे। तो खान साहब बाकायदा तौर पे, मैं खुद जब खान साहब से अडाला जेल में मिलने जाता था तो तब भी ये चीज़ें 1-2 दफ़ा वहाँ डिस्कस हुई हैं। तो हो सकता है कि इस हवाले से कोई बात हुई, मगर मेरी नज़र से नहीं गुजरी, और अगर कोई पब्लिकली नहीं हुई तो मेरे इल्म में नहीं है। और जो पार्टी पॉलिसी है वो मैंने आपको बता दी है। वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म शुड बी रूटेड आउट of the society, whether it's done by the local players or it's done by Afghans who come into Pakistan and do this terrorism. शेख साहब, लेकिन हाल ही में जो CM साहब ने दौरा किया पंजाब का और सिंध का भी दौरा किया, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कहा गया कि खान साहब की हिदायत हैं, तो क्या अब उसके बाद आप समझते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ भी कोई उनका विज़िट होगा इस तरह का, या स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बाकी स्ट्रेटजी PTI सर क्या बना रही है? देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट तो पूरे पाक, उन्होंने कुछ एक शहर का तो नहीं कहा ना, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि CM साहब सिर्फ पेशावर की गलियों में स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पूरे पाकिस्तान में इसको वो करेंगे, और उसके लिए वो लाहौर भी गए हैं, उसके लिए वो कराची भी गए हैं। तो स्ट्रीट मूवमेंट विच इज़ टोटली पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली पुरअमन मूवमेंट जो है वो हमारा राइट है। तो उस हवाले से वो सारे पाकिस्तान में गए हैं और चीज़ें मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जिम्मेदारी तो आज आके ये तो एक ट्रिप ही लगा सकते हैं ना जी। जिम्मेदारी तो सिंध में हलीमा दिल शेख की है, पंजाब में आलिया हमजा की है। ये तो सिर्फ जाके वहाँ पे ट्रिगर कर सकते हैं चीज़ को, उनको कह सकते हैं कि आप निकलें। अल्टीमेटली तो जो वहाँ पे लोकल लोग हैं, ये उन्होंने ही ऑर्गेनाइज करना है, और इनके जाने का एक अच्छा असर हुआ है, लोगों में एक जज्बा आया है। तो सर, किसी मरहले पर जो हिकमत अमली है वो 8 फरवरी की हवाले से हो, या बाकी जो स्ट्रीट मूवमेंट का जैसे आपने जिक्र भी किया कि पूरे पाकिस्तान में, तो अब 8 फरवरी के हवाले से सर इस्लामाबाद उसमें शामिल होगा अगर कोई धरना होता है या एहतजाज होता है तो? देखिए सर, इस्लामाबाद पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना। स्ट्रीट मूवमेंट का जब पूरे पाकिस्तान में कहने का कहा जाता है तो इस्लामाबाद खुदा ना खास्ता को हिंदुस्तान में या अफगानिस्तान में तो नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है।
तो जो इस्लामाबाद के ज़िम्मेदारान हैं, वो अपना रोल अदा करेंगे जो उनको करना चाहिए। देखें शटर डाउन के हवाले से जो बात होती है, ये तो टीटीएपी के एलामिये में आई थी शटर डाउन वाली बात। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो खान ठीक की है। तरफ से शटर डाउन वाली बात नहीं थी, मगर क्योंकि एहतजाज का लाएअमल भी खान साहब ने अचकज़ई साहब को कहा था कि वो करेंगे, तो वो उनकी हक में तहमली है अचकज़ई साहब की, जो उनका एलामिया निकला था एपीसी का, हुँ, जिसमें उन्होंने 8 को शटर डाउन और पहिया जाम के हवाले से बात की थी। हमारे पार्लिमानी लीडर हैं शाहिद खटक साहब, वो ऑलरेडी पब्लिकली कह चुके हैं कि खान साहब ने कहा था कि इन केस ऑफ आइसोलेशन केपी को बंद किया जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों डायरेक्शंस जो है वो पार्टी के सामने हैं, और पार्टी में जो फील्ड के लोग हैं, इट्स नॉट माय प्लेस टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट। जो पार्टी में फील्ड के लोग हैं, दे आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, सो व्हाटएवर वो करेंगे डिसाइड मैं आपसे शेयर कर लूँगा, मेरी यही ज़िम्मेदारी है। ठीक है। शेख साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि हाल ही में जो एक बयान आया था अलीमा साहिबा की जानिब से कि खान साहब के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान आएंगे जनवरी के माह में, फिर अब कहा जा रहा है कि वो वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब का भी इस हवाले से बयान है कि पीटीआई बताया कि जो खान साहब के बेटे हैं वो नाइकॉप रिन्यू क्यों नहीं करवा रहे। सर, एक तो वीज़ा के हवाले से बताइएगा कि क्या कोई उन्होंने अप्लाई किया है, पाकिस्तान आने का प्लान है, और जो तलाल साहब कह रहे हैं सर, इस पर अगर आप मुख्तसरन कॉमेंट कर दें तो। देखें सर, फैमिली की तरफ से जब कोई चीज़ होनी होती है वो जी। अपनी फैमिली को बताते हैं, और वो अलीमा खान साहबा के थ्रू हम तक पहुंच जाती है। हमारा कोई डायरेक्ट वो नहीं है, वो पाम ने अपनी फैमिली और पार्टी को ओके। अलग-अलग रखा है हमेशा, और जब तक कोई चीज़ उनकी तरफ से हमें नहीं मिलती, तब तक मैं इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। इन द लास्ट एपिसोड जिसमें नाइकॉप और वीज़ा इशू हुआ था, उस पे हमने अपनी पोज़ीशंस बड़ी क्लियर कर दी थी। वी वांटेड कि ये, हमने कहा कि ये उसको जान के डिले कर रहे हैं। तो अब उसके ऊपर लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है, इस पे फैमिली की तरफ से हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया पार्टी को। अगर वो इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपको बताएंगे। नहीं किया। चले, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम तो वक्त निकालने का। नाजरीन, शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात और खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो MQM का मौक़िफ़ है, कराची की सूरत हाल और जो PTI के साथ मुज़ाकरात का मामला है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और अमीनुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे शुरू में भी कि पार्लियामेंट के अंदर आज भी कराची से आने के हवाले से गुफ्तगू हुई, और पीपल्स पार्टी ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा। MQM का जो मौक़िफ़ है उस पर हम बात करेंगे, और अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब वक्त निकालने का। सर, आज भी हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर जो मौक़िफ़ था पीपल्स पार्टी ने वो अपना रखा, और उस पर MQM ने भी अपना मौक़िफ़ रखा। ओवरऑल सिंध हुकूमत ने जो अपना मौक़िफ़ रखा है, CM साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जो और जो अब तक के इक़दामात हैं उस पर MQM किस तरह देख रही है सर इस सारे मामले को, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आने के बाद भी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो CM साहब का मौक़िफ़ आया है, और उससे 3 दिन पहले पूरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भी उनके पार्टी के सरबराह की प्रेजेंटेशन देखी थी। मैं समझता हूँ इन तमाम सवालों का जवाब जो है, गोल प्लाजा का जो अंदनाक वाक़या है उसमें सब पूरे पाकिस्तान को मिल चुका है कि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए, नतीजा 0/0 नज़र आया है। देखिए, अफसोस आता है कि वी आर लिविंग इन 2026। कराची पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया के चंद बड़े शहरों में शुमार होता है। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। रात के 10:15 बजे आग लगती है, 40 मिनट तक 45 मिनट तक कोई फायर टेंडर नहीं आता है। फायर टेंडर आता है, 10 मिनट के अंदर अंदर जो है पानी ख़त्म हो जाता है। तो क्या बिजली इंतज़ार करती है कि ये पानी आएगा तो मैं दोबारा आग लगेगी? तो ये तो इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ निगलिजेंस है, क्रिमिनल निगलिजेंस है। आप देखें कि चंद कदमों के फासले पे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस था, 1.5 और 2 किलोमीटर के फासले पे जो गार्डन फायर टेंडर का स्टेशन मौजूद था, 1 किलोमीटर के फासले पे मेयर साहब का अपना ऑफिस मौजूद था, 2 किलोमीटर के फासले पे चीफ मिनिस्टर साहब का ऑफिस मौजूद था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार नहीं था। कोई टीम इनकी, रेस्क्यू टीम इनके पास मतलब उस जगह पर नहीं आई थी। सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो MQM का रुकन कौमी असेंबली पहुंचता है, गवर्नर साहब पहुंचते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन अली खुर्शीदी पहुंचता है। और हालात को देखते हुए गवर्नर साहब ने नेवल चीफ से बात की है, फिर वहां से फायर टेंडर आते हैं, तो उन्होंने किसी हद तक आग पे काबू पाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले 18 साल से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत करती चली आ रही है, वो मेरा हाल
खाले के अब सवाल उंगली उठने लगा है, सवाल लोग पूछने लगे हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। प्लस न सिर्फ ये कि 18 साल बल्कि इससे पहले इन्होंने वफाक में भी 5 बारियां की हैं, 70, 77, 88, 93 और 2008। तो आपने क्या दिया इस शहर को, इस पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत अंजाम दिया आपने। मैं समझता हूं कि यस, आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं नादिर, 28 के करीब डेड बॉडी मिल चुकी है और अभी भी तकरीबन 80 के करीब लोग जो लापता हैं और जिनका अल्लाह ताला उनको अपने जिसे कहते हैं उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा नज़र नहीं आता है। तो ये अगर 100+ कैजुअलिटी हो जाती है तो ये नॉट अ लोकल इंसिडेंट। अमीनुल हक साहब, ये जो आपने बात की गाड़ियों के हवाले से, तो सिंध हुकूमत का तो मौक़िफ़ है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो तो बिल्कुल टाइम पे पहुंची थी और कुछ गाड़ियां जो हैं वो पानी की इसलिए फंसी थी क्योंकि ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम हो रहा है, वहाँ पर सड़क जो है वो इस तरह की सूरत हाल है और वहाँ पर लोग जमा हुए थे तो रश की वजह से भी वो नहीं आए। फिर वो ये भी कहते हैं कि माजी में जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जब आप भी हुकूमत का हिस्सा थे, हुकूमत में शामिल थे, कैबिनेट में थे, तो आपके वज़रा भी ताख़ीर से पहुँचते तो अब मुर्तज़ा वहाँ पर जो तनकीद की जा रही है तो उसके जवाब में सिंध हुकूमत ये मौक़िफ़ रख रही है। देखिए, क्राउड को कंट्रोल करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी बनती है? सूबाई हुकूमत की बनती है ना, वो उस इलाके का मुतल्लका डिप्टी कमिश्नर की बनती है, SSP की बनती है। वो लोग कहाँ थे? सैटरडे का दिन था, सैटरडे नाइट मना रहे थे। लिटरली यही कंडीशन थी। प्रॉब्लम यह है कि शहर को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। जो डीसी लगा हुआ, आई एम सॉरी टू से, कि जो लोग लगे हुए हैं जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है वो कराची में रहते ही नहीं है, उनको कराची का डायनेमिक ही नहीं पता है, तो उनसे कराची के लोगों से क्या मोहब्बत होगी। ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है। मेरा ख्याल है कि मैं माजी में जाना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर लिया है तो मैं चलो 5 साल के इस पे चला जाता ना। कोऑपरेटिव मार्केट जो जेमुनिसा मार्केट है, आग लगती है, 2021 की बात है। एडमिनिस्ट्रेटर मेरा ख्याल है ये हमारे जो आज मेयर है ये एडमिनिस्ट्रेटर भी हुआ करते थे। 2022 में हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे आग लगती है। 2023 में मिलेनियम मॉल में आग लग जाती है, 100 से ज़्यादा दुकानें जल जाती हैं। फिर हम देखा अर्शी शॉपिंग मॉल में आग लगती है, उसके बाद RJ मॉल में आग लगती है। ये तो एक मुसलसल सिलसिला चला आ रहा और सैकड़ों की तादाद में दुकानें जो जली हैं और कई मेरा ख्याल 4 फायर टेंडर की भी पहले हलाकत हुई है। लेकिन इसे सबक सीखना चाहिए था, इसको इन चीज़ों से मेरा ख्याल है कि अपने आप को बेहतरी लानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि पूरे कराची को एक सिस्टम के तहत चलाया जा रहा है, पट्टे पे चलाया जा रहा है, तो वो हर हफ्ते, हर महीने, हर 15 दिन के बाद पैसे जमा किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब तक, अब तो मेरा ख्याल इनसे पाकिस्तान के अवाम को, बिलखसूस सिंध के अवाम को, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो ये कहते हैं उसमें अमल हो नहीं पाता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने बिलावल साहब की ब्रीफिंग का जिक्र किया, तो अब इस्लामाबाद के अंदर तो एक वंडर बॉय के हवाले से भी बात हो रही है, एक टर्म जो है वो यूज़ हो रही है। MQM देख रही है आने वाले दिनों में कोई तब्दीली? सर, मेरा ख्याल है कि मुझे साफगोई से काम लेना चाहिए नाज़िर। वंडर बॉय के हवाले से अच्छी अंग्रेजी में गुफ्तगू कर लेना, वेल प्रेजेंटेशन होना, मेरा ख्याल मसले का हल नहीं होता है। नज़र आना चाहिए कि आपकी कारकर्दगी क्या है। मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध के अंदर आप अगर घूमते हैं, चाहे वह लड़काना चले जाए, बदीन चले जाए, दादू चले जाए, कराची चले जाए, मेरा ख्याल एक सी सूरत हाल नज़र आती है। आपको पिछले 18 साल में आपको 22,000 अरब रुपए मिलते हैं। आप चलें, आपकी तो कराची दुश्मनी है ना, आप कराची से पिछले 40 साल से कभी इलेक्शन नहीं जीते, ठीक है ना। तो आप हमें बता दें कि आपने लड़काने में क्या करके दिखा दिया। आप लड़काना छोड़ दे, पूरे सिंध में एक मॉडल यूसी बता दे जो बताएं कि यहाँ पे पानी का सिस्टम अच्छा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर है। मेरा ख्याल ऐसा कहीं नहीं है। आज कराची में हम 21वीं सदी में रहते हैं। आज कराची में चिंची रिक्शा चलता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि ये बसें आ रही हैं। एक अब तक यानी कि कराची की 3.5 करोड़ 3 करोड़ प्लस की आबादी है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट 15,000 बसों की, वहाँ पे 150 बसें दे दी जाती है। अभी पिछले दिनों मेरा ख्याल है 4 या 5 जो है डबल डेकर बसें दे दी गई, वो भी नुमाइश के तौर पर। इधर अगर बसें आती, इधर ख़राब होकर के सिस्टम के नज़र हो जाता है। तो भाई इस तरह मामला नहीं चले जाते हैं। अब लोग सोशल मीडिया पे अकाउंटेबिलिटी देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी पूछते हैं, आपकी मौजूदगी चाहते हैं, आपसे हिसाब किताब चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी तौर पर ये जो वंडर बॉय बनाने की कोशिश की गई है और जो चीज़ें इन्होंने इस्लामाबाद में 2.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन दे करके तमाम TV चैनल पे चले हैं, मेरा ख्याल है
वो तमाम जो प्रेजेंटेशन थी वो गुल प्लाजा में मेरा ख्याल है वो भस्म हो चुकी है। ये लोग आज भी गुल प्लाजा के सामने खड़े हुए जिसे कहते हैं दहाइयाँ दे रहे हैं कि मेरे लवाकिन का क्या बना। तो अमीनुल हक साहब, आपका इशारा बिलावल साहब की तरफ है? मेरा ख्याल है कि मैं अपने ज़बान से वो एक बड़ी सियासी पार्टी के बड़े लीडर हैं और जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी उस प्रेजेंटेशन को मेरा ख्याल है कम से कम सिंध के हद तक, पाकिस्तान की हद तक और बिलखसूस शहरी सिंध के अंदर किसी ने उसको बाय नहीं किया। अच्छा अमीनुल हक साहब, एक चीज़ जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया की पोस्ट्स हैं उस हवाले से हमने देखा, एक चीज़ ये सामने आ रही है कि 28वीं तरमीम के हवाले से तो बात हो ही रही है, सूबों के हवाले से बीच में बात हुई, फिर अब वोटर की उम्र जो है वो 18 से बढ़ाकर 25 करने की या 24 करने के हवाले से भी एक गुफ्तगू हो रही है। इसकी हुकूमत ने तस्दीक तो नहीं की है, ना ही तरदीद की है। साथ ही फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी कहा है कि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो फिर हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कोई ऐसी मूव है सर? देखिए, MK पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है जो समझती है कि बाहमी मशावरत से फ़ैसला करती है और हमेशा जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना चाहती है और समझती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की सोच को हवा देना कि 18 साल से ऊपर करके 25 साल कर दिया जाए, मेरा ख्याल को अच्छा तासुर नहीं जाएगा। ठीक है। हमारी तो क्या ख्वाहिश है, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि चीज़ों को डिवॉल्व किया जाए, चीज़ों को नीचे की तरफ लेकर जाया जाए। तो अगर ये वोटर 18 साल से लेकर ऊपर तक है तो मेरा ख्याल है तो कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर सारी दुनिया में जो चल रहे मामलात हैं हम उनसे अलग होकर नहीं चल सकते। अगर हम इंडिया देखते हैं, बांग्लादेश देखते हैं, हम इसी तरीके से इंग्लैंड देखते हैं, लंदन देखते हैं, यूरोप देखते हैं, मिडिल ईस्ट में तक ना होने के बराबर है। इन जगहों पर क्या सूरत हाल है कि ये 18 साल के प्लस वालों की इलेक्शन पे वोट देते हैं, तो मेरा ख्याल है तो कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा अमीनुल हक साहब, ये मैं इसीलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो अफवाहें हैं या इस तरह की जो खबरें हैं इन पर वजाहत अगर आ जाए तो वो बेहतर है। बतौर इत्तेहादी जमात मतलब आप ये समझते हैं कि हुकूमत के अंदर ऐसी कोई सोच नहीं है या कोई बात नहीं हुई? अच्छा नादिर, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इसकी कोई चीज डिस्कशन कम अज कम MKM के टॉप लीडरशिप के साथ नहीं की गई है। नहीं। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताइएगा कि अब कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट है वो तो हो गई, अब बाकी जो मुतालबात हैं आप क्या समझते हैं PTI के कि उनको कैसे एड्रेस किया जाए, वो मुलाकातों के हवाले से हों या मुज़ाकरात के हवाले से हों? देखिए नादिर, आज कौमी असम्बली में कायद हज़ब इख्तिलाफ साहब अपनी कुर्सी पे तशरीफ़ फरमाते, MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब खुद उनके पास चल के गए, उनको मुबारकबाद दी। और जब मेरी तकरीर की बारी आई तो मैंने ऑन बिहाफ ऑफ द MKM भी उनको साहब को मुबारकबाद दी है। हमारी ख्वाहिश क्या है कि सिस्टम को चलते रहना चाहिए, सिस्टम को कायम रहना चाहिए और हमेशा मैंने PTI के लोगों से भी कहा है कि बातचीत, डायलॉग डिस्कशन तभी मसाइल हल होते हैं। ये एक जगह मतलब आपको अड़ जाना और पेश की मुतालबात करना मेरा ख्याल मसाइल का हल नहीं है। ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये महमूद चकज़ाई साहब एक उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो मसलसल पिछले 3-4 दहाइयों से मसलसल पार्लियामेंट के मेंबर भी रहते आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं और जो उनकी जो एक जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो अरकान असम्बली है उनके साथ मिल करके एक बेहतर हिकमत अमली तरतीब देंगे ताकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रहना चाहिए। लेकिन अमीनुल हक साहब वो तो कह रहे हैं ना कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आप खान साहब के साथ हमारी मुलाकात करवाएं। और दूसरा जो फैमिली की मुलाकातें हैं, आप समझते हैं कि उन पर जो एक अभी नहीं हो पा रही मुलाकातें, उस हवाले से जो PTI का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि कम से कम फैमिली की मुलाकातें होनी चाहिए? देखिए, व्हाट डज द रूल से, मेरा ख्याल जेड मैनुअल भी ये कहता है कि फैमिली की मुलाकात तो रोकी नहीं जाती है, फैमिली की मुलाकात हमेशा होती रहती है। तो मेरा ख्याल है फैमिली की मुलाकात को रोकना भी एक गैर अखलाकी अमल होता है। और हमें हर सूरत पे जब हम पार्लियामेंट में बैठे हुए तो हमारी भी ख्वाहिश ये होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। तो हमेशा हम चूँकि उस क्राइसिस से गुजर कर आने वाले लोग हैं, हमने 80 के दहाई में, 90 की दहाई में और 2000 के दहाई में बहुत मार खाए हैं। तो हम समझते हैं कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत जिसका जो हक बनता है वो उसको दिया जाना चाहिए। ठीक है अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, अमीनुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो अमीनुल हक साहब ने बात की है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उस हवाले से तर्जमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब हमें ज्वाइन करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। MQM का मौक़िफ़ सुना। अब तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जो अमीनुल हक साहब ने बात की है उस पर उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया। अभी अमीनुल हक साहब से बात हो रही थी और हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी आज इस पर बात हुई है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कराची के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उस पर सियासत करके उसको 18वीं तरमीम की तरफ लाया जा रहा है। आप समझते हैं कि वाकई इस मामले पर सियासत की जा रही है या जो MQM और दीगर जमातें या अपोजिशन रहनुमा सवालात उठा रहे हैं उनमें वजन है? थैंक यू नादिर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल आपकी बात सही है। या हम पीपल्स पार्टी यही समझते हैं कि बिल्कुल इस वाक़ये पे जो है सियासत हो रही है। मैं आपको 2 से 3 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला जी 18वीं जी। तरमीम ढकोसला है, हमें जो है वो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट चाहिए। तो मेरे भाई 2022 से आपकी पंजाब में हुकूमत है, वहाँ पे क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और न्यू लोकल गवर्नमेंट लॉ के तहत आपने मेयरशिप क्यों खत्म किया? इस्लामाबाद में आप टाइम एंड अगेन क्यों डिले करते आ रहे हैं? फारूक सत्तार साहब कभी कहते हैं मेयर ना हिले, हमारा जब मेयर था हमने ये किया, फिर कहते हैं कि एम्पावर्ड लोकल सिस्टम नहीं है। या तो मेयर ना हिले या एम्पावर्ड लोकल जी। सिस्टम नहीं है। हम नहीं जानना चाहते माज़ी की बातों में कि जो है किसने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं तो हैरान हूँ, मेरे अगर हाथ बंधे नहीं होते मेरी हुकूमत की जानिब से तो शायद मैं ही कोई लीगल प्रोसीडिंग करता सत्तार साहब के बाद। पर वो कहते हैं कि हमसे अगर वो माज़ी में गलती हुई है तो हमें उस चीज़ का माज़ी में तो इनसे बल्दिया फैक्ट्री की आग लगी, जो उन्होंने जानबूझ के लगाई जिसमें 300 लोगों को हुँ। इन्हें मार दिया क्योंकि उनको पता नहीं मिला। अगेन हम पॉइंट स्कोरिंग में सियासत में नहीं जानना चाह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि 35 साल शहर कराची में आपके पास KMC था, हमें तो 2.5 साल हुए मिले हुए, इसकी बुनियाद आपने डाली थी, गुल प्लाज़ा को एक्सटेंशन आपने दी, इल्लीगल हुँ। जो कंस्ट्रक्शन है उसको आपने एक्सटेंशन दो, हम नहीं जा रहे। सर अनफॉर्चुनेटली आग लगी हुँ। है, ग्रेड 3 की आग। मैं थोड़ा आपका 1 मिनट लूँगा, ग्रेड 3 होता क्या है? ग्रेड 1, 2, 3 किसी भी अर्बन एरिया में ग्रेड 3 से ज़्यादा की आग नहीं होती। जिस भी अर्बन एरिया में ग्रेड 3 से ज़्यादा आग ठीक है। होती है, वहाँ पे 9/11 जैसा वाक़या होता है या फिर आप 6-6 दिनों की आग जो देखते हैं अमेज़न हुँ। के जंगलों में, ब्राज़ीलियन जंगलों में या अमेरिकन जंगलों में, ये होती है ग्रेड 3 से ज़्यादा की आग। कहीं भी अर्बन एरिया में ग्रेड 3 की आग नहीं होती। हमें खुद नहीं पता ये आग क्यों लगी, कैसे लगी? यहाँ पे इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पानी नहीं पहुँचा। भाई पानी किसने बोला आपको नहीं पहुँचा? 150 से ज़्यादा टैंकर्स हुँ। वहाँ पहुँचे और पहली बात पानी से सिर्फ आग थोड़ी ना बुझ रही थी। पानी, फ़ोम, मिट्टी, केमिकल 4-4 हुँ। चीज़ों बुझ रही थी। नहीं क्योंकि आपके पास सुखदेव साहब, पॉइंट्स लेकिन नहीं चलें है। अब वो एक मौक़िफ़ तो पीपल्स पार्टी का ये है ना कि ये माज़ी में ये तमाम शॉपिंग मॉल्स बने और इनकी मंजूरी किसने दी वो एक अलग बहस है। लेकिन रेगुलेट करना तो सर फिर इस वक्त आपकी हुकूमत है, मेयर आपके हैं, तो फिर आपका काम है। दूसरा, अगर आप समझते हैं कि माज़ी में वो इन्वॉल्व थे तो फिर आपकी अभी भी हुकूमत है, आप कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जो माज़ी में मुलव्वस थे। आई 100% एग्री विथ यू नादिर साहब एट द मोमेंट, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीएम साहब ने एक्सेप्ट भी किया। हमने भी एक्सेप्ट किया कि जी गफलत हुई जी। है, जिसकी वजह से सानिया हुआ है, उसकी हमने रीजनिंग भी बताई। और हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, पहली बात हम कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम नहीं कह ठीक रहे है। कंपनसेशन दे दिया। वो जानों का नेमो बदल कोई रकम कंपनसेशन या जस्टिफिकेशंस नहीं होती। गफलत हुई है, गलती हुई है। नेचुरली हम यही कह रहे हैं, कोई नहीं चाहता आग हो। घरों में भी सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, कोई घरवाला थोड़ी नहीं चाहता कि उसके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो, वहाँ पे कोई ज़ख्मी बिल्कुल। हो। कहीं न कहीं पे लैप्स हुआ है। गुल प्लाज़ा के अंदर 100 से ज़ायद गैस सिलेंडर थे, गैस की लाइन थी, बिजली की लाइनें थी, हज़ारों लीटर पेट्रोल था, इन्फ्लेमेबल आइटम्स थे, अल्कोहल था, प्लास्टिक की चीज़ें। वी डोंट नो व्हाट लेड टू द फायर। आया ये गफलत हुई है, कोई इंटेंशनल हाँ। था, अनइंटेंशनल है, सिविक सेंस का ठीक है, फुकदान था। कल लेकिन कराची सुखदेव चैम्बर ऑफ साहब, कॉमर्स के अमीनुल हक जब साहब बैठे कह थे, रहे थे कि मैं आपकी अब बात कर रहा पीपल्स हूँ पार्टी रेगुलेट जो करने वाली बात कारकर्दगी के पे। हवाले से दावा करती है, तो ये जो कारकर्दगी है अब इस वाक़ये से नज़र आता है, तो आप समझते हैं कि अमीनुल हक साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है और कि जितने भी साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है या अब जो सवालात उठ रहे हैं उनमें वज़न है, जो अमीनुल हक साहब बात कर रहे हैं कि लोग अब पूछ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या है? सर अभी ऐसे कारकर्दगी भी करना है तो मैं अगेन अगेन आई कैन डू द पॉइंट स्कोरिंग। 35 साल में बुनियाद इन्होंने डाली है, हमें तो ट्रांसफर हुए फायर फाइटिंग का सिस्टम कराची में 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल में। मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ उन चीज़ों में, हमारी गलती है, हमने एक्सेप्ट किया, हम जी। जस्टिफाई नहीं करें। इसीलिए बिजनेसमैन के ही वो लीड कर रहे हैं इंक्वायरी, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कमिश्नर कराची एडिशनल आईजी के साथ ताजिर ही लीड करेंगे इस इंक्वायरी को। कल को उनको ये खदशा ना हो कि हम किसी को स्केप गोट करें, पहली बात। दूसरी बात, आपने रेगुलेट करने की बात की, बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अभी हमारी हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए। हुँ। 2016 में हम कानून लाए थे, क्योंकि 2016 से पहले ऐसे 2-3 वाक़यात हो चुके थे, बल्दिया फैक्ट्री, टिम्बर मार्केट, बोल्टन मार्केट, कॉर्पोरेट मार्केट वाली। उसके बाद जो है जी। 2016 में इसी चीज़ पे कानून लाया था कि पुरानी इमारतें हैं, नई इमारतें होंगी, वो फायर सिस्टम निस्फ़ करेंगी। पर जब भी हम उसको एनफ़ोर्स कराने जाते थे, हम मानते हैं हमारी गलती हो गई, हमने थोड़ा हल्का हाथ रखा बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि वो शटर डाउन हड़ताल कर देते थे जब भी हम फायर सिस्टम एनफ़ोर्स करना चाहते। कल ये कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ठीक है। प्रेज़िडेंट साहब ने बात मानी कि ये जो है माज़ी में उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, अभी वो करेंगे। नेवरदलेस हम यही कहेंगे, चाहे वो नून लीग हो, एमक्यूएम हो, जमाते इस्लामी हो, इस सानिया को देख के अपनी लसानी सियासत ना करें या दूसरे एजेंडा सिटीजन आगे ना। लेट्स कम
वर्क टुगेदर, एक नेचुरल सान है। आज सुबह भी कोयटा में आग लगी, चले। हम कह देंगे क्योंकि कोयटा में ये हुआ हम उसकी बात नहीं करें, नहीं, लेट्स कम वर्क चले। टुगेदर, लेट्स सॉर्ट द इश्यूज आउट टुगेदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो MQM का मौक़िफ़ था उस पर सुखदेव साहब ने अपना मौक़िफ़ जो वो सामने रखा। अब इंक्वायरी के हवाले से या पार्लियामेंट के अंदर जो बात हो रही है उस पर पेशरफ देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।